A very good afternoon, class. In today, the topic we shall discuss that is the wages and salary administration. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस और सैलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है. उसको डिटरमाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन प्लान and what are the basic fundamental areas of wages and salary administration which decides the job evaluation also is very interesting portion. This graph is the Maslow's need theory, the Maslow's hierarchy of needs. Maslow need hierarchy is the first systematic conceptual model of human motivation. मास्लो ने एक्सप्लेन किया था दैट ह्यूमन नीड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से साइको एनालिसिस करती है. मास्लोज नीड हायरार्की कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन नीड्स दैट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. बेसिकली जो 5 हायरार्की में इसे डिवाइड किया गया है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट आर बेसिकली द बायोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप. सेकंड वी शिफ्ट टू द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी नीड्स. अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, थ्रेट एंड डेंजर. थर्ड इज द सोशल नीड्स विच आर ऑल्सो नोन एज द लव एंड बिलोंगिंगनेस. सोशल नीड्स, द लव नीड्स, दैट मीन्स the support and the belongingness to group, our family and friendship. Fourth stage is called the self-esteem needs where we fulfill the ego needs जो आप divide कर सकते हैं self confidence, independence, competence, status, importance, appreciation, etc. And the fifth and the final stage of the motivation is the self-actualization needs. That simply stands for the self-fulfillment, realization of one's potential or creativity. According to Maslow, human being usually strive करते हैं अपनी physiological needs को पहले, जो basic या biological needs है. Once these are satisfied, they no longer motivate human behavior. People are then motivated by the next order needs. उसके बाद जो भी इंटरडिपेंडेंट नीड्स हैं, इंटर रिलेटेड नीड्स हैं एंड ओवरलैपिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ मल्टी मोटिवेटेड. तो इस मास्लो नीड थ्योरी में जो बेसिक नीड्स आती हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स का जो सेकंड पार्ट है. वी कैन फुलफिल आवर बेसिक नीड्स एंड आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ओनली इफ़ वी हैव द प्रॉपर वेजेस एंड वी आर गेटिंग द सैलरीज प्रॉपरली. The development of a pay system, wages and salary administration is one of the vital areas of human resource management. wage और salary administration इन्वॉल्व करता है किस तरह से प्रोग्राम को डायरेक्ट किया जाए, डिज़ाइन किया जाए इम्प्लीमेंट के लिए, और पेमेंट जो इकोनॉमिक या मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हमें हमारे वर्कर्स को देना है, हम उसे अपने जॉब के अकॉर्डिंग कैसे वेल डिफाइंड करें और कैसे उसे कमेंस करें. Here you can see the review of job description is divided into 2 parts. That simply means conduct job evaluation and gather with survey information. किसी भी एंटरप्राइज में जब भी जॉब इवेलुएट करते हैं हम वर्कर्स का, तो ये हमारा डायरेक्ट डिपेंड करता है वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को. किस तरह से हमें वेज ड्रॉ करनी है वर्कर्स की, वो जॉब इवेलुएशन पे इम्पैक्ट डालता है. सेकेंडली हम वेज सर्वे इंफॉर्मेशन के थ्रू इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं. कंपनसेशन जनरली कंप्रोमाइज करता है ऑफ कैश पेमेंट्स विच एडिशन आप वेजेस को इंक्लूड करते हैं, उसमें पेंशन, बोनस एंड अदर शेयर प्रॉफिट्स. और इसके बाद आप पे स्ट्रक्चर उनका डिज़ाइन करते हैं. एंड इन द सेकेंड पार्ट वी आर डिज़ाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स and monitor and upgrade pay system. In short, students, the concept of this wage and salary administration is where we are classifying the wages, where we are showing the main principles and how to
design the structure of wages and salaries, and what are the theories of determining the wages, and what are the systems of wage payments. So ये हम रिव्यू के थ्रू, अपने जॉब डिस्क्राइब के थ्रू इसको इन्हेंस करते हैं. नाउ द वेजेस, रेट्स एंड द job evaluation points are interrelated. As you can see, this graph is showing that how we have to decide the maximum and minimum range, how we will show what would be the midpoint, and these all factors are decided by the payroll system. पेरोल डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कितने वेज रेट्स को आपने इंक्रीज़ करना है अकॉर्डिंग टू द पे पॉलिसी लाइन, कितना रेंज मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को टच करेगा, कहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये सब क्लियर होता है थ्रू जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट्स. हम वर्कर्स को जॉब इवैल्यूएट करके जब उन्हें पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, जब उन्हें हम पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, तब ये पेरोल सिस्टम डिसाइड करता है हाउ वी हैव टू डिटरमाइन द ओवरलैपिंग, how to see the grade width, and how we will see the midpoints between the wage rates and the job evaluation. There are certain factors which affects the wages and salary levels. Before that, I will explain what is the difference between the wage and salary. Payment made to labor is generally referred as wages. जो हम workers को पेमेंट देते हैं जनरली लेबर क्लास को, उसे हम वेजेस कहते हैं. वेजेस का कोई सर्टेन टाइम नहीं होता है, वो आप पर आवर, पर डे, पर वीक और क्वार्टरली इस बेसिस पे भी दे सकते हैं. मनी पेड पीरियडिकली टू पर्सन्स whose output cannot be easily measured, such as clerical staff as well as the supervisory staff, is generally referred to as salaries. बेसिकली जो सैलरी है वो पेमेंट हमारा फिक्स्ड होता है, आप डेली, टाइमली या रिजल्ट बेस्ड एक्सेट्रा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप सैलरीज प्रोवाइड करते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वेजेस. फर्स्ट, द रेम्यूनरेशन इन कंपैरेबल इंडस्ट्रीज, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का नेचर और पैटर्न डिफर करता है, तो नेचुरली उसका रेम्यूनरेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है. फर्म्स की जो भी एबिलिटी है पे करने की, रिलेटिंग टू द प्राइस इंडेक्स, इस फैक्टर को भी देखना पड़ता है. आप वेजेस एंड सैलरीज किस प्रोपोर्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं. देन हाउ प्रोडक्टिविटी इज़ देयर, क्या वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमारा एंटरप्राइज अचीव कर रहा है, तो ये आपके वेजेस और सैलरी को डिसाइड करेगा. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है, दैट इज़ द मेजर एंड द वाइटल की. यूनियन प्रेशर एंड स्ट्रेटजीज, लेबर यूनियन और उनकी स्ट्रेटजीज़ का इम्पैक्ट आपके वेजेस एंड सैलरी सिस्टम पे डायरेक्टली पड़ता है. एंड देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स ऑल्सो विच वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग द सैलरी सिस्टम. Next is the wages and salary administration is how we define the wages and salary. As I told you in the previous PPT that the wages and salary administration is the group of activities where we are involving the development, implementation and maintenance of a pay system. Generally, we have to see the time basis where we are seeing the contribution of the workers, कि वो आपका आर्ली, वीकली या मंथली हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी. इफ़ वी differentiate the three terms, we will get to know that the wages is paid to blue collared. It is generally referred as wages where we are giving the payment to the workers. Second, जो wages का nature होता है ये daily, weekly, monthly provide की जाती है and it can be measured in terms of money. While if we differentiate the salary is paid to white collared employees, paid at specified intervals and paid to employee whose contribution cannot be measured. While the third term is known as the compensation is a comparative form where we are taking all basic plus gross amount allowances plus benefits. So whenever we add all these factors, this is known as compensation. There are certain principles governing compensation administration, students, where we have to maintain the equity. There are certain needs and objectives of wage and salary administration.
फॉर अ साउंड एंड बेटर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए ताकि एक बेसिक नॉलेज इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड हो सके एंड इट रिवील्स इट्स सिग्निफिकेंस. फर्स्ट थिंग इज टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. अगर किसी अंडरटेकिंग की एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सैलरी और वेजेस के फॉर्म में बेहतर होगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वर्कर्स को अट्रैक्ट करेगा टू रिटेन दैम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ सर्विस, और वो लॉन्गर टाइम तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे टू पे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड कंटेंट ऑफ देयर वर्क. सपोज इफ वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू डेंजरस और डिफ़िकल्ट टास्क उनको हायर पे करा जाना चाहिए. To reward the employees according to the effort they put in and the merit they hold. According to this concept, you can say जो भी इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके वर्कर्स को वो उनके एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन से मैच होना चाहिए. टू मेक द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग मोर सिंप्लीफाइड एज अ साउंड वेज और जो सैलरी सिस्टम है इट प्लान लीव्स लेस स्कोप्स फॉर बार्गेनिंग. टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, जिससे रिजल्ट ये होगा कि वर्कर्स इन्हेंसमेंट करेंगे प्रोडक्टिविटी में और टोटल आउटपुट बढ़ेगा. टू इम्प्रूव एंड प्रमोट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी वेर वी आर इंक्लूडिंग द प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स ऑल्सो. वेजेस और सैलरी सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वर्कर्स का सेटिस्फैक्शन को लेवल को हम इंक्रीज़ कर सकें. एम्प्लॉयज़ जो हाईली पेड हैं उन्हें हाईली जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल मिल सके. टू फैसिलिटेट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पे रोल एंड बजटिंग. टू इम्प्लीमेंट साउंड प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. इन शॉर्ट यू कैन से टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क मोर हार्ड एंड टू गिव देयर बेस्ट. टू मेक द वर्कर्स परफॉर्म बेटर एंड टू इंक्रीज देयर skills. The wages and the salary administrations should maintain good industrial relation and harmony. Now again the purpose, in short as I say, जो भी purpose हमारे wages and salary administration के होते हैं तो वो significant effect डालते हैं. तो certain जितने भी laws और legislation frame government ने किए हैं, demand and supply जो भी labor की है, trade unions activity हैं और production and ability to pay. So these factors affect the wages and salary administration, and these factors must be taken in account in determining the wages and salary structure. If we say what is the direct compensation? Direct compensation is directly provided by any undertaking to their workers, where we can take the example of medical reimbursement, special allowances, bonus, leave travel allowances, convenience, house rent allowances and basic salary. So if we take all these are the examples of direct compensation. Indirect compensation, where the enterprise is providing the overtime allowances, hospitalization, insurance, leave travel, retirement benefits, holiday homes, flexible timings and leave policies. So these are the indirect compensation, which are the part of compensation, but the undertaking is providing them indirectly. Types of incentive plans. There are certain incentive plans जो एक organizations अपने workers को देती है, और उन workers को देने के लिए जो short term plans कोई भी organization को study करने चाहिए, उसमें halsey plan, Rowan, Barth, point rating system, progressive bonus are the famous short term plans. Long term plans, annual bonus and profit sharing are the two major parts of this incentive plan. Direct compensation, where we are taking the basic pay plus the incentives, plus we are taking the indirect benefits, that is creating the total compensation. While computing the total compensation, students, we have to taken into account all these incentive plans. इन incentive plans को study करने के बाद ही organization को wage and salary structure decide करना चाहिए, जो अभी हम further discuss करेंगे. There are different concept of different wages also. कुछ
हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिया की बात किया जाए तो इन कॉन्सेप्ट जो भी लॉज ने प्रोवाइड किए हैं इसको डिटरमाइंड और इसको ध्यान में रखते हुए अपने वर्कर्स को वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड करनी चाहिए जब भी वो जॉब इवैल्यूएशन या रेटिंग प्लान करते हैं। और व्हेनेवर दे are going for the wages and salary, they have to determine the cost of labor plus their ability to pay, and also they have to see what are the basic rules behind those। कुछ एक रूल्स जो भी क्लासीफाई किए गए हैं जो कमिटी फेयर वेजेस में देती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिमम वेजेस आर देयर। मिनिमम वेजेस it is wage to cover preliminary necessities of life, and this was given according to the Wages Act 1948। प्राइमरी नेसेसिटीज़ जो भी फूड शेल्टर और क्लोथिंग की है उसको हम मिनिमम वेजेस के अंडर रखते हैं, एंड 1948 में ये प्रोवाइड किया गया है इट इज़ अ लिटिल फॉर वर्कर्स इफ़िशेंसी। दैट मीन्स उनकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करनी ही चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट इज़ नोन एज फेयर वेजेस। Fair wages, whatever the term minimum wages and living wages may mean, one of the most important, जो भी हम डिमांड हमारे वर्कर्स से करते हैं वो रिफ्लेक्ट करती है which is reflected in the slogan equal pay to for equal work। It is the wage equal to the received by employee performing equal work। That means जितना भी आपने equal skill डिमांड किया है या equal difficulty दी है that simply ensures a fair compensation, यानी fair wages हर एक workers को मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए। Then the third concept is known as the living wage। Living wage, it is a wage which can offer an employee incentive to work and produce enough in quantity without sacrificing quality, so that the payment of such a wage is justifiable by the industry। Hence you can say students, जो भी कमिटी ने फेयर वेजेस को एक्सप्लेन किया उसने जो 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए वो कॉन्सेप्ट फेयर वेज जो अश्योर करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मिनिमम वेज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड थर्ड वन इज द लिविंग वेज। लिविंग वेज assuring maintenance of living standard in the locality। So living wages में you can take the examples of education for the children, protection against ill health, requirements of essential social needs, a measure of insurance against the more important misfortunes including old age। So the organization should consider these 3 factors before designing the wage and salary structure।